जेएन एग्जाम IQ पे आपका स्वागत है। आज के इस नए वीडियो में तो आज हम लोग तीसरे सेट की ओर जा रहे हैं। पहला और दूसरा सेट मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप लोग प्लीज़ देख लें। जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और कमेंट में कुछ सुझाव देनी हो तो वो भी आप हमें दे सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप शेयर भी कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी ये जो मेहनत है वो पहुँच जाए। पहला है, बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कैमूर रेंज, कांवर झील, खड़गपुर झील या फिर राजगीर हिल। जब तक मैं ऑप्शंस पढ़ता हूं आप प्लीज कोई ना कोई आंसर अपने दिमाग में रखें, अपने मन में सोच लें ताकि आपको वो लंबे समय तक याद रहे। ठीक है, चलिए इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कांवर झील। बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है? कांवर झील। याद रखेंगे, जुलाई 2020 में कांवर झील को बिहार का पहला रामसर स्थल घोषित किया गया था। इसके अतिरिक्त ये कहाँ स्थित है? तो बेगूसराय में। ये भी ध्यान में रखेंगे। और अगर आपसे पूछे कि भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं, तो जनवरी 2024 तक भारत में 80 रामसर स्थल हैं। ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, रामसर एक ईरान का शहर है जहां पे 1971 में कन्वेंशन हुई थी आर्द्र भूमि वेटलैंड्स के लिए। वेटलैंड्स क्या होता है? तो वेटलैंड्स उन जगहों को कहा जाता है जहां पे वर्ष भर पानी रहते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ स्थित थी? चंपारण, सासाराम, पटना या झारखंड? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना में। याद रखेंगे, रॉल्फ फिच ने कहा है, रॉल्फ फिच के अनुसार पटना के लोग कुछ खास स्थलों में गहरी खाई खोदकर बड़े बड़े कटोरों में मिट्टी को धोकर स्वर्ण कण प्राप्त करते थे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से बिहार के कौन से जिलों के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे? जमशेदपुर, भागलपुर और समस्तीपुर, पूर्णिया और मानभूम या फिर राजगीर? तो इसका आंसर हो जाएगा पूर्णिया और मानभूम। और पूर्णिया और मानभूम के बारे में ये भी ध्यान में रखेंगे कि ये पुनर्गठन 1956 के अनुसार, याद रखेंगे, राज्य पुनर्गठन भाषा के आधार पर जो की गई थी, इसके अनुसार याद रखेंगे संयुक्त बिहार के तत्कालीन मानभूम जिले में स्थित पुरुलिया का अधिकांश भाग, लेकिन चास थाना को छोड़ करके, पुरुलिया का अधिकांश भाग लेकिन चास थाना को छोड़ करके, इसके अतिरिक्त पूर्णिया का कुछ भाग भी पश्चिम बंगाल को दे दिए गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात तो हुंडरू किस जगह के पास है? रांची के पास है या फिर जमशेदपुर, हजारीबाग या बोधगया के पास है? तो इसका आंसर हो जाएगा रांची के पास है। और कौन से नदी के? तो स्वर्ण रेखा नदी पर। ठीक है, अगला है, बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? तेल्हार कुंड, सासाराम, कैमूर या फिर नवादा या फिर रोहतास? तो तेल्हार कुंड कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा कैमूर में। याद रखेंगे, कैमूर जिले में। अच्छा, इसे तलहार भी कहा जाता है, तलहार कुंड भी कहा जाता है। ठीक है, और ये रोहतास पठार में अवस्थित है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताजा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? घोघा, कनवार, अनुपम या कुशेश्वर? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? सबसे बड़ी एशिया की एवं ताजा जल वाली गोखुर झील ये बिहार में कौन सी है? तो इसे बोला जाएगा कनवार या फिर कांवर या कांवर ताल। याद रखेंगे, कांवर झील जो कि बेगूसराय में स्थित है, हमने बात किया अभी। अगला है, बिहार में बरौनी रिफाइनरी किसके सहयोग से बनाया गया था? जर्मनी, सोवियत रूस, दक्षिण कोरिया या फिर फ्रांस? इसका आंसर हो जाएगा सोवियत रूस यानी USSR। ठीक है, और ये किस ऑयल कंपनी की है? तो इंडियन ऑयल की है। वर्ष 1965 में ये राष्ट्र को समर्पित हुआ था, लेकिन बना कब था? स्थापित हुआ था 1964 में। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, बिहार का प्रसिद्ध पशु मेला कार्तिक पूर्णिमा में आयोजित होता है, वो कौन सा प्रसिद्ध मेला है? गया में, भागलपुर में, मधुबनी में या फिर सोनपुर में? तो ये आंसर है सोनपुर में। ठीक है, पशु मेला है एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला। और कब आयोजित किया जाता है? तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, यह भी याद रखेंगे। अगला है, दक्षिण बिहार में प्रचलित परंपरागत जल संरक्षण सिंचाई पद्धति क्या कहलाती है? आहर पाइन, सिंचाई पाइन, नहर पाइन या फिर खरीन पाइन? तो इसका आंसर हो जाएगा आहर पाइन। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। एरिया कौन सा है? दक्षिण बिहार का। ठीक है, अगला है, निम्न में से किस स्थान पर कोसी नदी गंगा से मिलती है? कुर्सेला, वैशाली, हाजीपुर या जमालपुर? तो इसका आंसर हो जाएगा कुर्सेला। याद रखेंगे, कहां पे? कुर्सेला में। क्योंकि 7 धाराओं से मिलकर के कोसी का निर्माण होता है, अतः इसे सप्त कोसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि कटिहार जिले के कुर्सेला में गंगा नदी में आके मिल जाती है।
अगला है बिहार में बलसुंदरी या फिर ताल या करेल या बलथर, ये चार शब्द हैं, ये किससे संबंधित है, किसके लिए प्रयुक्त होते हैं? कृषि के लिए, मिट्टी के लिए, फसल के लिए या फिर प्राकृतिक वनस्पति के लिए? तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी के लिए, याद रखेंगे। ठीक है। अब बलसुंदरी उत्तर बिहार के बांगर क्षेत्रों में, सहरसा, पूर्णिया, दरभंगा तथा मुजफ्फरपुर में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ताल क्षेत्र बक्सर से भागलपुर तक गंगा नदी के दक्षिण तटबंध के दक्षिण में निम्न भूमि का क्षेत्र है। फिर बाल्थर मृदा गंगा के मैदान की दक्षिणी सीमा एवं छोटा नागपुर पठार की उत्तरी सीमा के मध्य पाया जाता है। चलिए अगला है बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है किससे? पहाड़ी मिट्टी से, रेगुर मिट्टी से, कछारी मिट्टी से या फिर तराई मिट्टी से? तो बिहार का अधिकांश क्षेत्र किससे किससे आच्छादित है? तो कछारी मिट्टी से, याद रखेंगे। इसे ही क्या बोला जाता है? दोमट मिट्टी, याद रखेंगे। कौन सा है? दोमट मिट्टी या कछारी मिट्टी। अगला है बिहार की शस्य गहनता कितनी है? 108%, 128%, 118%, 138%। हालांकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, लेकिन इस बार हालांकि उस टाइम में इसका आंसर क्या था? उस टाइम में 128% था। ठीक है। लेकिन अगर वर्तमान समय में बात की जाए तो अभी कितनी है? 2019-20 में आप लोग को एक काम करना है कि आर्थिक समीक्षा यानी आर्थिक सर्वेक्षण जरूर पढ़ के जाएं एग्जाम से पहले। ठीक है। तो पीटी में आपको आर्थिक समीक्षा से ही अधिकांश प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आपको आर्थिक समीक्षा में एक चीज और भी ध्यान में रखना है, वो क्या है? फसल गहनता। ये शस्य गहनता क्या होता है? फसल गहनता। इसे निकालने का आसान सा फॉर्मूला है, टोटल जितना एरिया है जिसमें कृषि की जा सकती है उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि जैसे फसल गहनता आपको क्या है? सकल फसली क्षेत्र, यानी कि शुद्ध बोया गया क्षेत्र। आपने कितना फसल बोया है? आपके पास अगर 100 कट्ठा जमीन है, उसमें से अगर आपने 28 कट्ठा में खेती किया है तो 28, तो आंसर हो जाएगा 128%। क्यों? क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई होना है यहाँ पे। तो आपके पास जितना है उसमें से आपने कितना में शुद्ध रूप से बोया है फसल को, तो वो क्या हो जाता है? फसल गहनता। तो ये भी आप ध्यान देंगे। हालांकि मेरे पास जो डाटा है वो है वर्ष 2019-20 में, इस टाइम पीरियड में क्या था? 144% था। ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? हालांकि मैं प्रयास कर रहा था कि वो आपको आर्थिक सर्वेक्षण से निकाल के दे दिया जाए, लेकिन अब चूंकि आर्थिक सर्वेक्षण आने वाला है बिहार सरकार का, तो आप इसे एक बार जरूर देखेंगे। ठीक है। चलिए बिहार के किस जिले में सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है? पश्चिम चंपारण, औरंगाबाद, भोजपुर या रोहतास? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे अधिक नहर सिंचित क्षेत्र है रोहतास में, ये याद रखेंगे। इसे ही सासाराम भी बोला जाता है। अगला है बिहार के निम्न जिलों में से किस जिले में पिडमोंट स्वैम्प मिट्टी पाई जाती है? एकमात्र जिला है, वो कौन सा है? मधुबनी, पश्चिम चंपारण, भागलपुर या सीतामढ़ी? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। कहां पे? पश्चिम चंपारण। बिहार में 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। पिडमोंट दलदली मिट्टी जो कि पश्चिम चंपारण में है। ठीक है। इसके अतिरिक्त तराई मिट्टी, तराई मिट्टी नेपाल की सीमा के साथ ही है, जो तराई क्षेत्र है। इसके अतिरिक्त गंगई जलोढ़, तो गंगई जलोढ़ तो आप जान ही रहे हैं, चाहे वो बांगर हो या खादर हो, वो सारे आपको मैदानी क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अगला है निम्न में से कौन सी नदी फतुआ के पास गंगा में आके मिलती है? सोन, सकरी, पुनपुन या बालन? तो फतुआ के पास आकर गंगा में कौन सी मिलती है? वो है पुनपुन। और पुनपुन के बारे में याद रखेंगे, 2 इसकी इंपोर्टेंट सहायक नदी है, मोरहर, मोरहर और दरधा। ये 2 नाम याद रखेंगे। कौन कौन? मोरहर और दरधा। ठीक है। याद रखेंगे निकलती कहां से है पुनपुन नदी? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। पलामू जिला है झारखंड में, वहां से, और बिहार के औरंगाबाद जिले में प्रवेश करती है और पटना जिले के फतुआ के समीप गंगा में मिल जाती है। ठीक है। अगला है निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा भू आकृतिक खंड झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? गंगा सोन विभाजन, मगध मैदान, अंग मैदान या मिथिला मैदान? तो आपको जैसा पता होगा, बिहार की जो जब आप बिहार का मैप देखेंगे तो गंगा नदी है, तो गंगा सोन विभाजन यानी सोन नदी वाला ये तो होगा ही, क्योंकि झारखंड कहाँ स्थित है? साउथ में। ठीक है। अब अवध का मैदान भी यहां स्थित हो जाएगा। ठीक है। इसके अतिरिक्त अंग का मैदान भी यहां स्थित है, लेकिन मिथिला का मैदान आपको यहां पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो ये याद रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा मिथिला का मैदान। अगला हो जाएगा बिहार में गंगा नदी में मिलने वाली सोन नदी का उद्गम स्थल है
सोन नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? हजारीबाग पठार, मालवा पठार, पलामू पठार या अमरकंटक पठार? तो सोन नदी याद रखेंगे अमरकंटक पठार से निकलती है, छत्तीसगढ़ में अमरकंटक पहाड़ी के समीप से निकलती है और अंत में बिहार के पटना के समीप गंगा में आके मिल जाती है। यह 4 राज्यों से होकर प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़, इसके बाद मध्य प्रदेश, फिर उत्तर प्रदेश और बिहार, ये याद रखेंगे। अगला है, बिहार के निम्न प्रशासकीय विभागीय जोरों में से किस जोरे से गंगा नदी नहीं बहती है? आपको यहां पे दे दिया है प्रशासकीय विभागीय जोरे, यानी एक प्रकार से आप याद रखेंगे कि जैसे कमिश्नरी बोला जाता है, उस तरह से आप याद रखेंगे कि दरभंगा और मुंगेर, गंगा नदी इससे बहती है। इसके अतिरिक्त तिरहुत, सारण, पूर्णिया, भागलपुर, कोसी, मगध। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कोसी मगध, याद रखेंगे क्या हो जाएगा? कोसी मगध। ठीक है, तो टोटल 12 जिलों से होकर बिहार में गंगा नदी प्रवाहित होती है, तो इसमें से कोसी और मगध, इन दोनों में याद रखेंगे, ये दोनों में प्रवाहित नहीं होती है। चलिए अगला है, बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर पहली बार चाय बागानों की स्थापना की गई? सुपौल, बहादुरगंज, ठाकुरगंज, उपयुक्त में से कोई नहीं। पहली बार चाय बागानों की स्थापना कहां की गई? ठाकुरगंज में। और ये ठाकुरगंज है कहां? किशनगंज में। ठीक है, और वर्तमान में पूर्णिया, कटिहार और अररिया, ये 3 जिलों के बारे में याद रखेंगे जहां पे चाय की खेती प्रारंभ की गई है। कहां कहां? पूर्णिया, कटिहार और अररिया। अगला है, बिहार राज्य में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या क्या है? 21, 12, 17 या 38? तो इसका आंसर हो जाएगा 12। टोटल 12 जिले हैं गंगा के किनारे। ठीक है, तो सारण, बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, मुंगेर, खगड़िया, भागलपुर व कटिहार। अगला है, बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? भागलपुर, पटना, कटिहार, बेगूसराय? तो सबसे लंबी अगर पूछा जाए तो कौन सा है? पटना। ठीक है, और अगर पूछा जाए कि दूसरे नंबर पे कौन है जो सबसे ज्यादा लंबी गंगा सब दूसरे स्थान पे किसमें सबसे ज्यादा बहती है, तो वो है, अगर देखा जाए तो भागलपुर, ये याद रखेंगे। कहां पे? तो भागलपुर में। ठीक है, ये याद रखेंगे। पटना में 99 किलोमीटर बहती है और भागलपुर में 97 किलोमीटर बहती है। ठीक है, चलिए ये दोनों चीज याद रखेंगे। टोटल 12 राज्य 12 जो है जिलों से होकर के गुजरती है गंगा। अगला है, बिहार में प्रवाहित होने वाली निम्न नदियों में से उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली कौन सी नदी है? उत्तर की ओर बागमती, कोसी, कमला, सोन। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? सोन, याद रखेंगे। कौन सा? सोन। हमेशा याद रखेंगे, नॉर्थ ऊपर होता है, साउथ नीचे होता है। जब कोई भी नदी बहेगी तो आपको ये देखना होगा कि अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो नॉर्थ की तरफ बह रही है, अगर इस डायरेक्शन में बह रही है तो साउथ की तरफ बह रही है। अगला, बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, उत्तर पश्चिम या दक्षिण पश्चिम? तो कंफ्यूज नहीं होना है, इसका क्या आंसर हो जाएगा? उत्तर पश्चिम। जैसे बिहार है, ठीक है, तो बिहार में आप बिहार को 4 भागों में बांट सकते हैं इस तरह से। तो ये है उत्तर और ये है पश्चिम। तो ये वाला जो एरिया है यहां पे कृषि जलवायु में सबसे अधिक जिले हैं। हालांकि मैं इसका मैप आपको दिखा रहा हूं, तो आप पहले मैप देख लें। आप मैप के अनुसार देखेंगे तो यहां पे आपको दिखाई देगा ये वाला जो है, ये वाला, इसमें सबसे अधिक जिले हैं। अगर यहां कृषि जलवायु क्षेत्र की बात की जा रही है, ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब उत्तर पश्चिम ये है, उत्तर पूर्व ये है, और साउथ वाला जो है इसे एक ही माना जाता है, लेकिन फिर भी अगर विभाजन कर दिया जाए तो 2 भागों में बांट दिया जा सकता है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अब हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन थोड़ा सा इसको देख लेते हैं कि बिहार कृषि जलवायु क्षेत्र 4 के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछे बिहार किस जलवायु क्षेत्र में आता है? 4 में आता है, जिसे मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है। मध्य गंगा का मैदानी क्षेत्र। मिट्टी के लक्षण, वर्षा, तापमान एवं भूभाग के आधार पर बिहार को 3 उप क्षेत्रों में मेनली 3 उप क्षेत्रों में बांटा जाता है। उत्तर, सबसे पहले याद रखेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पश्चिम, ये दोनों देख ही लिए थे। इसके अतिरिक्त दक्षिण बिहार, तो दक्षिण बिहार, ये तीनों याद रखेंगे। और दक्षिण बिहार में भी क्या किया जाता है? आगे चल के दक्षिण बिहार जलोढ़ मैदान को पुनः दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम में वर्गीकृत किया गया है। अब अगर जिलों की बात की जाए तो उत्तर पश्चिम जोन में कुल 13 जिले हैं। जैसे बिहार का आप
देखे थे बिहार कुछ इस प्रकार से है, आयताकार है बिहार। तो अगर हम लोग बात करें नॉर्थ, साउथ, वेस्ट और ईस्ट, हम लोग डायरेक्ट हम लोग जिलों को याद करना चाहें तो उत्तर पश्चिम जोन में टोटल 13 जिले हैं। उत्तर पश्चिम जोन में 13 जिले हैं। उत्तर पूर्व में 8 जिले हैं। उत्तर पूर्व में 8 जिले हैं। और बिहार का जो दक्षिण वाला है, दक्षिण बिहार में टोटल 17 है, जिनमें की अगर बात की जाए दक्षिण पूर्व में 6 और दक्षिण पश्चिम में 11। दक्षिण पश्चिम में 11 और दक्षिण पूर्व में 6। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे 13, 8, 11 और 6। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से याद रखना। अगला है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। कहां पे? धौलावीरा में, लोथल में, कालीबंगान में या फिर आलमगीरपुर में। तो इसका आंसर हो जाएगा धौलावीरा में। ये याद रखेंगे। उत्तम उन्नत यानी उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहां पे मिला है? धौलावीरा में। कहने का मतलब यह है कि ना सिर्फ नाला है, ड्रेनेज सिस्टम तो है ही, साथ में उसको प्रॉपरली कवर भी किया गया है। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। अगला है सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर प्रागैतिहासिक काल या आध ऐतिहासिक काल। तो चूंकि सिंधु सभ्यता की लिपि तो मौजूद है परंतु हम उसे पढ़ नहीं पाए हैं, इसीलिए इसे प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड अर्थात आध ऐतिहासिक काल में रखा जाता है। अगला है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है? जादुई माया और वशीकरण का ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। इसका आंसर है अथर्ववेद। अगला है कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? अब यहां पे देखिए प्रश्न में बोल दिया है कि ना सिर्फ पद में, गद्य में भी। पद मतलब कविता जो आप गा सके, तो ऐसी जो सेंटेंस जिसे आप गा सकते हैं वो पद हो जाता है, और जिसे केवल आप पढ़ सकते हैं वो गद्य हो जाता है। तो यहां पे दिया है दोनों में, एक प्रकार से क्या है? दोनों में। कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। याद रखेंगे यहाँ पे ना सिर्फ विधि विधान आपको बताए गए हैं यज्ञ करने के, इसके अतिरिक्त यहाँ प्रार्थनाएं भी है। यज्ञ सूत्र तो है ही, प्रार्थनाएं भी हैं। ठीक है, चलिए अगला है ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ऐतरेय ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण, गोपथ ब्राह्मण या पंचविश ब्राह्मण। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? शतपथ ब्राह्मण, सबसे प्राचीन शतपथ ब्राह्मण। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखेंगे। शतपथ ब्राह्मण वैदिक साहित्य का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा ब्राह्मण, ये भी याद रखेंगे। सबसे प्राचीन भी है, सबसे बड़ा ब्राह्मण भी। ब्राह्मण वेदों के भजनों की व्याख्या करते हैं। वेदों की भजनों की व्याख्या कौन करता है? तो ब्राह्मण करता है। मुख्यतः गद्य में लिखे गए हैं और इनकी प्रकृति अनुष्ठानिक है। अनुष्ठान करने के टाइम में ये सब गाए जाते हैं। शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद से संबंधित है, जबकि ऐतरेय और सांख्य ब्राह्मण ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, अगला है अनुलोम विवाह का क्या अर्थ है? उच्च वर्ण पुरुष का और निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। उच्च वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह, या निम्न वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या उच्च वर्ण पुरुष का उच्च वर्ण नारी के साथ विवाह, या फिर निम्न वर्ण पुरुष का निम्न वर्ण नारी के साथ विवाह। तो अनुलोम है, एक है प्रतिलोम। ये दो प्रकार की विवाह पद्धति भी है। तो अनुलोम में क्या होता है? जो लड़का होगा वो उच्च जाति का और उच्च वर्ण का, यहाँ पे वर्ण है लिखा हुआ, ये भी ध्यान में रखेंगे। और अच्छा, बाद में ऐसा है कि जो वर्ण और जाति ये दोनों, थोड़ा सा आपको समझा दे रहा हूं। एक चीज याद रखेंगे, प्रारंभ में क्या हुआ? प्रारंभ में आर्य थे, कलर के अनुसार गोरे और वाइट थे, और यहाँ पे जो माना जाता है कि जो द्रविड़ थे वो क्या थे? वो ब्लैक थे। ठीक है, तो ये लोग आपस में कैसे विभाजन करते थे एक दूसरे का? वो कलर के हिसाब से विभाजन कर लेते थे। बाद में क्या होता है? बाद में दोनों में शादी वगैरह वाला जो संबंध है, वैवाहिक संबंध, वो प्रचलित हो गई। इसके बाद ढेर सारी जातियां भी क्रिएट हो गई। तो अलग अलग जातियां क्रिएट हो गई जो कि ज्यादातर व्यवसाय के आधार पर, इसके अतिरिक्त विदेशी आक्रमण किए और यहां आकर बस भी गए, उन्हें भी किसी ना किसी जाति के रूप में मान्यता दी गई। तो वो बाद में वो सारी चीजें चली। लेकिन ये जो प्रश्न है अनुलोम विवाह का, यहाँ पे आपको वर्ण पूछा जाएगा। तो वर्ण क्या होगा? उच्च वर्ण का पुरुष होगा और निम्न वर्ण की नारी के साथ विवाह होगा। तो ये अनुलोम। अगर यही उल्टा कर दिया जाए, उच्च वर्ण की नारी का निम्न वर्ण के पुरुष के साथ विवाह, तो वो हो जाएगा प्रतिलोम। ठीक है, अगला है निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान है? बांग्ला, हिंदी, मराठी या फिर गुजराती। तो
कवि हैं चंडीदास, काफी इंपॉर्टेंट है ये बांग्ला। अच्छा, ये चैतन्य से पहले के हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये चैतन्य देव के जन्म से पहले इन्हीं चंडीदास ने के नाम से प्रसिद्ध बहुत से गीति पद लोगों के मुख में रहते थे। यानी कि ये जो थे ये प्रारंभ में इन्होंने ही बांग्ला भाषा को एक ऊंचाई प्रदान की। इसके अतिरिक्त चैतन्य जब आए तो उनके बाद और भी आगे बढ़ने लगा ये लैंग्वेज, तो ये याद रखेंगे। चैतन्य पूर्व बांग्ला साहित्य, चैतन्य पूर्व बांग्ला साहित्य में वैष्णव पदावली के रचयिता कौन है? तो इनका नाम है चंडीदास। अगला है प्रसिद्ध सूफी सलीम चिश्ती, कहाँ रहते थे? दिल्ली में, अजमेर में, फतेहपुर सीकरी में या फिर लाहौर में? तो सलीम चिश्ती, ये नाम याद रखेंगे, सलीम चिश्ती, ये कहाँ रहते थे? फतेहपुर सीकरी में, ये ध्यान में रखेंगे। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के उत्तराधिकारी थे सूफी संत सलीम चिश्ती। और डेट याद रखेंगे कब का है? 1478 में इनका जन्म हुआ था और 1572 तक ये थे। इनकी जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में चोटी पर एक गुफा में, चलिए, इनकी दरगाह है। अगला है पेशवा बाजीराव एवं छत्रपति राम राजा के बीच हुए संगोला संधि, जो कि 1750 ईस्वी के संबंध में क्या राय है? ये संगोला संधि हुई थी किसके किसके मध्य में? पेशवा और छत्रपति के मध्य में। सिंपल है, ये याद रखेंगे। पेशवा थे बाजीराव और छत्रपति उस समय में थे राम राजा। और कब की है? ये 1750 ईस्वी की है ये संगोला संधि। ये तो इंपॉर्टेंट है, इतना तो आपको ऐसे भी याद रहना चाहिए। इसके बाद आपसे पूछा जा रहा है कि संधि के तहत क्या क्या हुई थी। यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया था। दूसरा है छत्रपति राम राजा द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। और तीसरा है केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर सतारा से पूना कर दिया गया एवं पेशवा राज्य का सर्वोसर्वा बन गया। और चौथा है उपयुक्त में से सभी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? उपयुक्त में से सभी। यानी कि क्या क्या हो गया? यह संधि पूना सम्मेलन में सभी प्रमुख मराठा सरदारों की उपस्थिति में किया गया। जितने भी प्रमुख मराठा सरदार थे उन सभी के नेतृत्व, सबके उपस्थिति में 1750 में यह संगोला की संधि हुई। इसके अतिरिक्त छत्रपति थे राम राजा, इनके द्वारा संगोला नामक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने के कारण यह संगोला संधि कहलाया। और केंद्रीय सरकार का पूरा दफ्तर जो पहले छत्रपति के अंतर्गत सतारा से ऑपरेट किया जाता था, अब वो कहां चला गया? अब वो पूना कर दिया गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। और पेशवा राज्य का सर्वोसर्वा बन गया। अब छत्रपति की जो वैल्यू है या फिर जो कहा जा सकता जो पोजीशन है प्रशासन में, उसे कम करके पेशवा को स्ट्रॉन्ग कर दिया गया। ठीक है। अगला है ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? बेंटिक, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या वेलेस्ली? तो रॉबर्ट क्लाइव के बाद कौन आए थे? इंपोर्टेंट कौन है? वो है हेस्टिंग्स, वारेन हेस्टिंग्स। कौन है? वारेन हेस्टिंग्स। अगला है किस पुर्तगाली गवर्नर ने नीले पानी की नीति अपनाई? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, नूनो द कुन्हा या फिर इनमें से कोई नहीं? अच्छा, एक चीज और, आप एक वीडियो देखेंगे मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के, वहां पे आपको मिलेगा आधुनिक भारत के इतिहास का कालक्रम, टाइमलाइन है वो 1500 ईस्वी से लेकर के 1947 तक जितने महत्वपूर्ण तिथियां हैं, जितने ईयर हैं, वो सारे उसमें आपको देखने को मिलेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है, जरूर आप लोग देख लें। अब इसका आंसर क्या हो जाएगा? नीले पानी की नीति। ये किससे संबंधित है? तो नीले पानी की नीति सबसे पहला गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, उससे था। किससे है? तो भारत के पहले पुर्तगाली गवर्नर फ्रांसिस्को दी अल्मीडा, 1505 से 9 तक ये रहे हैं फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी की शुरुआत की। इसके अनुसार क्या था कि जो सागर, महासागर, हिंद महासागर है या फिर अरब सागर है, वहां पर जो कंट्रोल है पुर्तगालियों की वो सबसे अधिक रहे, वही बनी रहे। ठीक है। तो इसलिए इन्होंने ब्लू वाटर पॉलिसी अपनाई थी। अन्य जहाजों को डुबा दिया जाता था या फिर किसी कारणवश उसे जो रेस है, कंपटीशन है, जो मार्केट में आने नहीं दिया जाता था। ठीक है। अगला है अल्बुकर्क ने बीजापुर के किस सुल्तान से गोवा को छीन लिया? यूसुफ आदिल शाह, अली आदिल शाह, मोहम्मद आदिल शाह या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? यूसुफ आदिल शाह। याद रखेंगे कब? 1510 ईस्वी में। अच्छा, किसके सहयोग से अगर पूछा जाए तो याद रखेंगे कृष्णदेव राय।
इनकी अप्रत्यक्ष रूप से कहें तो विजयनगर साम्राज्य के ये शासक थे। इनकी सहायता से अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के सुल्तान इस्माइल आदिल शाह को हराया और 1510 ईस्वी में गोवा पर कब्जा कर लिया। याद रखेंगे। चलिए अगला है, इसे ही इस्माइल कहा जाए या फिर आदिल यूसुफ कहा जाए, एक ही बात है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो या जोसिया चाइल्ड? तो किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या फिर स्वाली के स्थान पर हराया था? इसका आंसर हो जाएगा थॉमस, सॉरी क्या क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाली के स्थान पर हराया था? विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, टॉमस रो या फिर जोसिया चाइल्ड? तो क्या हो जाएगा? थॉमस बेस्ट। याद रखेंगे कौन है? थॉमस बेस्ट। ये स्वाली की लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जब इसमें विजयी हो गए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जब इसमें जीत गई, उसके बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहां पर भी आपको व्यापार करने का अवसर दिया गया। इससे पहले इनका कोई जो अस्थाई कारखाना भारत में नहीं हुआ करता था। तो ये स्वाली की लड़ाई याद रखेंगे किसके किसके मध्य है? तो अंग्रेज और पुर्तगालियों के मध्य है। कब हुई है? तो ये 1612 ईस्वी में हुई है, 29 से 30 नवंबर 1612 को। यह एक नौसैनिक युद्ध था, यानी नौसेनाओं के मध्य युद्ध था, जो भारत के गुजरात के सूरत शहर के पास एक गांव स्वाली के तट पर लड़ा गया था, इसीलिए इसे स्वाली का युद्ध कहा जाता है। यह पुर्तगालियों पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत थी। चलिए अब अगला है, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था? अब यहां पे ध्यान देंगे, तात्कालिक कारण हाईलाइटेड है। क्वेश्चन है आपसे, तात्कालिक कारण क्या था प्रथम कर्नाटक युद्ध का? अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता, ऑस्ट्रिया की राजगद्दी की जंग, कर्नाटक की राजगद्दी का मामला, अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण? इसका आंसर हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण, जो कि प्रथम कर्नाटक युद्ध का तात्कालीन कारण था। ठीक है, अगला प्रश्न है, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोडा और अफीम प्राप्त होता था? बिहार, गुजरात, बंगाल या फिर मद्रास? इसका आंसर हो जाएगा बिहार। याद रखेंगे, सर्वोत्तम सोडा और अफीम बिहार से प्राप्त होता था। ये यूरोप वासी उसे क्या करते थे? इस सोडा के मदद से बारूद वगैरह बनाते थे, और अफीम या फिर इस प्रकार की जो भी नशीली चीजें होती थी वो चीन की तरफ भेज दिया जाता था। अगला है, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? दीवानी अर्थात आप दीवान बन जाइए, नवाब तो वही रहेंगे लेकिन आपको दीवानी दे दिया जाएगा, यानी कि राजस्व वसूलने का आपको अधिकार दे दिया जाएगा। ऑप्शन है फर्रुखसियर, शाह आलम प्रथम, शाह आलम द्वितीय या शुजा उद्दौला? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय। याद रखेंगे, बक्सर के युद्ध के बाद इलाहाबाद की 2 संधियां हुई थी। तो पहली संधि 12 अगस्त 1765 को हुई। इस संधि पर क्लाइव, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और बंगाल के नवाब शुजा उद्दौला के बीच निम्नलिखित शर्तों पर हस्ताक्षर किए गए थे। कोई सा भी शर्त आपसे पूछा जा सकता है। आपको ध्यान में रखना है कि इसके तहत कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार प्राप्त हुए। एक तो ये है। दूसरा, कंपनी ने अवध के नवाब से कंपनी ने क्या किया? कारा और इलाहाबाद के जिलों को ले लिया। कौन सा? कारा और इलाहाबाद के जिलों को ले लिया। किससे? कंपनी ने लिया अवध से, और मुगल सम्राट को अपने इलाहाबाद दरबार के रख रखाव के लिए दे दिया। इसे दे दिया अवध से लेकर के दे दिया मुगल सम्राट को, ये याद रखेंगे। इसके अतिरिक्त दीवानी अधिकारों के बदले में मुगल सम्राट को 26 लाख की वार्षिक पेंशन देने का वादा किया गया कि आप हमें दीवानी यानी कि राजस्व वसूलने का अधिकार दे, हम आपको हर साल 26 लाख रुपया दिया करेंगे। इसके बाद निजामत कार्यों के लिए, यानी कि सैन्य, रक्षा, पुलिस और न्यायपालिका के कार्यों के बदले में कंपनी को 53 लाख का प्रावधान किया गया, ये याद रखेंगे। चलिए, यानी कि अब 53 लाख रुपया कौन देगा? ये देगा मुगल सम्राट। किसको देगा? तो ये आपको कंपनी को देगा। किसके लिए? तो ये दिया जाएगा निजामत कार्य करने के लिए। ये चूंकि निजामत कार्य, निजाम वही रहेंगे, इसीलिए
कि इन्हें 53 लाख रुपया देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें क्या है, प्रथम इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत ये सारी चीजें की गई थी। अगला है, एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर कौन सा है? पणजी, रामेश्वर, पोर्ट ब्लेयर, मुंबई। तो आपको पता होगा सालसेट द्वीप। कौन सा द्वीप है? सालसेट। उस पे कौन बसा है? तो मुंबई पहले था, जो कि मुंबई क्या था? पहले मुंबई लगभग 7 अलग अलग द्वीपों में बटा हुआ था, लेकिन बाद में इसे क्या किया गया, एक परियोजना के तहत इसमें मिट्टी वगैरह भर करके इसे क्या किया गया, एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया गया। तो भारत का सबसे बड़ा द्वीप निर्मित शहर मुंबई है। पहले इसे बॉम्बे के नाम से जाना जाता था। मुंबई भारत के पश्चिमी तट पर मौजूद 7 द्वीपों के समूह पर बना है। इन द्वीपों को मुंबई के वर्तमान भूभाग बनाने के लिए भूमि पुनर्ग्रहण परियोजनाओं के जरिए मिला दिया गया था। अगला है, भारत में पहली मुद्रण मशीन प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किसने की? पुर्तगालियों ने, अंग्रेजों ने, फ्रांसीसियों ने या डचों ने? तो पहली जो प्रिंटिंग प्रेस है वो किसने लाई थी? तो पुर्तगालियों ने। ठीक है, चलिए अगला है, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के रखरखाव, यानी कि रखरखाव के लिए जो वे कारखाने रखते थे, तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने होते थे किस लिए? केवल भंडारगृह के लिए, केवल उत्पादन केंद्र के लिए, या फिर भंडारगृह और उत्पादन केंद्र दोनों के रूप में हुआ करती थी, या इनमें से कोई नहीं? तो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों के कारखाने क्या होते थे? भंडारगृह और उत्पादन केंद्र दोनों हुआ करते थे। ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेजों को निकाल बाहर किया? डेट याद रखेंगे, 1686 ईस्वी में। औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? औरंगजेब के। ये टाइम पीरियड आपको याद रखना होगा कब? तो आपको जैसा कि पता होगा कि 1658 में औरंगजेब राजगद्दी पे बैठा था, और उसके बाद इसकी मृत्यु कब हुई थी? 1707 में। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अगला है, अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का मुगल सूबेदार कौन था? शाह शुजा, इब्राहिम खां, शाइस्ता खां, अजीम उस खान? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? ये है अजीम उस खान। ये क्या थे उस समय में? उस समय में यही बंगाल के मुगल सूबेदार थे। बंगाल के मुगल सूबेदार कौन थे? अजीम उस खान। इन्होंने क्या किया? अंग्रेजों को सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर नामक 3 गांवों की जमींदारी खरीदने की अनुमति दे दी। और उसके बाद क्या हुआ आप जानते हैं। मेरठ के विद्रोही सैनिक ने किस तारीख को दिल्ली पहुंचकर दिल्ली पर अधिकार कर लिया और मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित कर दिया? वो डेट आपसे पूछा जा रहा है। चूंकि 10 मई 1857 को क्रांति प्रारंभ हुई विद्रोही सेना के द्वारा, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ये मेरठ से फिर दिल्ली कब पहुंचे और दिल्ली पर कब अधिकार किए और वहां पर मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किए, वो डेट कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 दिन बाद 12 मई 1857। कब? 12 मई 2 दिन लग गया इन्हें मेरठ से दिल्ली आने में और फिर सम्राट घोषित करने में। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान दिल्ली में विद्रोह का सैन्य नेतृत्व किसने किया? बख्त खां, लियाकत खां, बहादुर शाह जफर या इनमें से कोई नहीं? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बख्त खां। याद रखेंगे, सैन्य नेतृत्व किसने किया है? बख्त खां। अगला है, बिहार के जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को है? हडसन, हैवेलॉक, ह्यूरोज या टेलर व विंसेंट आयर? क्या होगा? टेलर व विंसेंट आयर। टेलर व विंसेंट आयर जगदीशपुर में विद्रोह के दमन का नेतृत्व किया था इन्होंने। ब्रिटिश अधिकारी हैं ये, टेलर व विंसेंट आयर। अगला है, 1857 के संदर्भ में किसने कहा ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की यह एक क्रांति है? तो 1857 की क्रांति ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। ये किसने कहा? कार्ल मार्क्स, आर.सी. मजूमदार, एस.एन. सेन या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा? कार्ल मार्क्स। ये याद रखेंगे, कार्ल मार्क्स ने क्या कहा था 1857 के संदर्भ में? ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है। अगला है, 1857 के विद्रोह के दौरान अनेक भारतीय नरेशों ने ब्रिटिश सरकार की सहायता की, लेकिन किसने मदद नहीं की? इनमें से पूछा जा रहा है कि किसने मदद नहीं की अंग्रेजों की? कश्मीर के शासक,
मेवाड़ के राजा, सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने या फिर ग्वालियर के सिंधिया ने। तो इसका आंसर हो जाएगा मेवाड़ के राजा, इन्होंने मदद नहीं किया था, बाकी कश्मीर के शासक मदद किए थे अंग्रेजों की। सतलज के इस पार के राज्यों के सिखों ने भी मदद की थी, ग्वालियर के सिंधिया तो नामी हैं, इन्होंने तो काफी मदद पहुंचाई थी। चलिए अगला है, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से जुड़े थे? जस्टिस पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, किसान सभा। क्या होगा? जयप्रकाश नारायण सोशलिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। अगला प्रश्न है, वर्ष 1946 में आजाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी? नहीं पूछा जा रहा है आपसे। भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल या डॉक्टर कैलाश नाथ काटजू। इसका आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने पैरवी नहीं की। इसके अतिरिक्त भूलाभाई देसाई, पंडित जवाहरलाल नेहरू, कैलाश नाथ काटजू इन्होंने की थी। अगला, वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया, वे कौन थे? महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद। क्या होगा? 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण कौन दिए थे? तो स्वामी श्रद्धानंद। कौन? स्वामी श्रद्धानंद। अगला है, निम्नलिखित में से किस पार्टी ने भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? हिंदू महासभा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब, इनमें से सभी। क्या होगा? इनमें से सभी, याद रखेंगे। हिंदू महासभा ने भी विरोध किया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने भी विरोध किया और यूनियनिस्ट पार्टी ऑफ पंजाब में भी विरोध किया। अगला है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था, दूसरा सत्याग्रही कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दूसरे सत्याग्रही कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा था? आप लोग जान रहे होंगे कि उस समय में एक टाइम पीरियड आया था ऐसा कि जब आप देखते हैं कि इरविन के बाद वेलिंगटन और लिथगो ये जब थे, इनके टाइम पीरियड में क्या हो रहा था? इनके टाइम पीरियड में कांग्रेस पर शिकंजा कसा जा रहा था और कांग्रेस उस तरफ कुछ कर नहीं पा रही थी। तो इन्होंने क्या किया? व्यक्तिगत तौर पे लोगों को जागृत करने के लिए क्या किया? सत्याग्रह प्रारंभ करवाया, व्यक्तिगत सत्याग्रह के रूप में। ठीक है, ताकि चूंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था उस समय में और अंग्रेज उस समय में काफी जो है वो कंट्रोल करके रखते थे उस समय सिचुएशन को। तो इन्होंने इस तरह से ये समझदारी दिखाई कि व्यक्तिगत सत्याग्रह के माध्यम से एक तरफ आंदोलन भी चलता रहे, विरोध प्रदर्शन भी होता रहे और दूसरे तरफ किसी प्रकार का जो कांग्रेस को किसी प्रकार का जो भर्त्सना है वो भी ना झेलना पड़े। ठीक है, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट का मुख्य घटक है? चूना पत्थर, सिलिका मिट्टी, जिप्सम या राख। तो सीमेंट का मुख्य घटक क्या है? वो है चूना पत्थर। ठीक है, आप लोग एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, इसका बहुत अच्छे से आपको दिया गया है। आप पीपीटी में अवश्य पढ़ ले, डिस्क्रिप्शन में आप टेलीग्राम चैनल के लिंक पे जाएं और उसके माध्यम से आप पीपीटी डाउनलोड कर लें और जितने एक्सप्लेनेशन है उसे अच्छे से पढ़ें, क्योंकि ये 3-4 बार चेक करने के बाद ही ये तैयार किया जाता है। तो ये नहीं है कि जल्दबाजी में। आप लोगों के लिए जो सबसे बेनिफिशियल है वो सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं और स्पेशलाइज्ड हैं, ये भी याद रखेंगे। और एक टाइम ड्यूरेशन को देखते हुए एक फॉर्मेट को तैयार किया गया है। जब तक एग्जाम आएगा आपका करंट भी जो इसमें ऐड किया जाता है वो करंट भी कैसा है? एकदम अपडेटेड है, ताकि जनवरी के बाद से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं बीपीएससी के लिए वो सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाएंगे इन सेटों में। तो ये भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो अगर ये सब पढ़ना प्रारंभ करेंगे तो काफी समय लग जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद से भी प्रयास करें। चलिए, तो ये ध्यान में रखेंगे, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखेंगे, CaCO3। अगला है, रात के समय में खुले आकाश में तारों के टिमटिमाने को किससे समझाया जा सकता है? प्रकाश का अपवर्तन से, प्रकाश का परावर्तन से, प्रकाश का ध्रुवीकरण से, प्रकाश का व्यतिकरण से। तो अगर आप देखते हैं तारे को टिमटिमाते हुए तो वो क्या है? प्रकाश का अपवर्तन, ये याद रखेंगे, प्रकाश का अपवर्तन। अब अपवर्तन क्या है? वह घटना जिसके द्वारा प्रकाश की एक किरण अपनी मार्ग मोड़ती है जब वह एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे तक जाती है और उससे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है, उसे प्रकाश का अपवर्तन कहा जाता है।
अगला है आधान, ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि डैश में भी संगत होना चाहिए। आरएच कारक, श्वेत कोशिकाओं की संख्या, लाल कोशिकाओं की संख्या, दाता और प्राप्तकर्ता के वंश। तो आधान यानी ट्रांसफ्यूजन में रक्त ना केवल रक्त के प्रकार में बल्कि आरएच कारक दोनों में संगत होना चाहिए। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अब ये क्या है आप पढ़ सकते हैं। रक्त आधान एक नियमित चिकित्सीय प्रक्रिया है जिसमें आपके हाथ में एक नस में प्रविष्ट की गई एक संकीर्ण नली के माध्यम से आपको रक्तदान किया जाता है। यह संभावित रूप से जीवन रक्षक प्रक्रिया सर्जरी या चोट के कारण रक्त की हानि होने पर रक्त को बदलने में मदद कर सकती है। एक पौधे की कलिका कैसी होती है? एक भ्रूणीय प्रारूह, एक भ्रूणीय पत्ता, एक भ्रूणकोश या एक बीज। तो पौधे की कलिका कैसी होती है? तो वो होती है एक भ्रूणीय प्ररोह। ये याद रखेंगे, एक भ्रूणीय प्ररोह। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। वर्मी कल्चर कृमि संवर्धन क्या है? यानी वर्मी कल्चर जिसे कृमि संवर्धन कहा जाता है, ये क्या है? कृमि पालन का विज्ञान या जानवरों के अध्ययन का विज्ञान, मछलियों के अध्ययन का विज्ञान या कृमि मारने का विज्ञान। तो वर्मी कल्चर क्या है? कृमि पालने का विज्ञान। अगला है एक सामान्य वयस्क मानव में रक्त की कुल मात्रा कितनी होती है? 5 से 6 लीटर, 3 से 4 लीटर, 8 से 10 लीटर, 10 से 12 लीटर। तो सामान्य वयस्क की बात की जा रही है तो 5 से 6 लीटर, ये याद रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रतिजैविक औषधि है? कुनैन, सल्फागुआनिडीन, क्लोरेम्फेनिकोल या फिर एस्पिरिन। तो प्रतिजैविक औषधि कौन सी है? क्लोरेम्फेनिकोल, याद रखेंगे, क्लोरेम्फेनिकोल। ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किस पर ऋणात्मक आवेश होता है? एक्सरे पर। अल्फा कण, बीटा कण, गामा किरणें किस में होती है? तो बीटा कण में, ऋणात्मक आवेश बीटा कण में। अगला है फैराडे नियतांक अपघट्य की मात्रा पर निर्भर करता है, अपघट्य से प्रवाहित धारा पर निर्भर करता है, उस विलायक की मात्रा पर निर्भर करता है जिसमें अपघट्य विघटित होता है, या फिर एक सार्वभौमिक नियतांक है। तो फैराडे नियतांक क्या है? एक सार्वभौमिक नियतांक। अगला है सिरका का रासायनिक नाम क्या है? मिथेनॉल, इथेनॉल, एसिटिक अम्ल या एथिल एसीटेट। तो सिरका का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक अम्ल, याद रखेंगे। एथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है, एसिटिक अम्ल भी कहा जाता है, याद रखेंगे सिरका को। रासायनिक सूत्र है CH3COOH। अगला है शरीर तापमान डैश द्वारा विनियमित होता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, अनुमस्तिष्क, मेडुला। तो शरीर का तापमान किससे विनियमित होता है? रेगुलेट होता है किससे? तो हाइपोथैलेमस से, याद रखेंगे, किससे? हाइपोथैलेमस से। अब थोड़ा सा आप इसे भी पढ़ लेंगे कि थैलेमस का क्या काम है, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा है, कौन सा स्थान है, उसमें कौन सा कार्य है, अच्छे से आप पढ़ेंगे। चलिए अगला है जिस विलयन यानी कि सॉल्यूशन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके ऐसे विलयन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? संतृप्त विलयन, असंतृप्त विलयन, कोलाइडी विलयन या जेल। तो जिस सॉल्यूशन में पदार्थ एक सीमा के बाद और अधिक ना घोला जा सके वो क्या है? संतृप्त। वो पहले से तृप्त है तो अब उसे आवश्यकता नहीं है, यानी कि याद रखेंगे संतृप्त विलयन किसी निश्चित तापमान पर उतना ही पदार्थ घुल सकता है जितनी की विलयन की क्षमता होती है। अगला है निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक नहीं है? क्लोरोफिल और प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल। तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए यानी कि पौधों को भोजन बनाने के लिए क्या आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं उसके बाद ऑक्सीजन खुद ही बना देते हैं, तो वो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, चलिए अगला है खाद्य पदार्थों में मिलाए जाने के बाद अपनी श्वसन प्रक्रिया में खमीर यानी कि यीस्ट निम्नलिखित में से क्या उत्पादित करते हैं? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यीस्ट क्या बनाते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखेंगे। ठीक है, और इससे क्या होता है? आयतन भी बढ़ जाता है, खमीर का आयतन बढ़ जाता है, याद रखेंगे। खाद्य पदार्थों में आयतन बढ़ा देता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन से परितंत्र इकोसिस्टम का हिस्सा है? इकोसिस्टम का कौन सा हिस्सा है? सभी पेड़ पौधे, अजैव घटक, सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव, उपरोक्त सभी। तो परितंत्र का कौन सा हिस्सा है? तो सभी
पेड़ पौधे भी है, अजैव घटक भी है और सभी प्राणी एवं सूक्ष्म जीव भी है। इसके बाद निम्नलिखित में से नेत्रों का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? लेंस, रेटिना, कॉर्निया, आइरिस। तो नेत्र का कौन सा भाग विशिष्ट रंग के लिए उत्तरदायी होता है? तो आइरिस। ये याद रखेंगे, किस लिए? आइरिस। अगला है निम्नलिखित में से किसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? हीलियम में, हाइड्रोजन में, ऑक्सीजन में या फिर बेरिलियम में? न्यूट्रॉन किसमें अनुपस्थित होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है परंतु न्यूट्रॉन नहीं होता है। कोशिका में उपस्थित प्लाज्मा झिल्ली निम्नलिखित में से किससे निर्मित होती है? प्रोटीन, वसा, लिपिड या प्रोटीन तथा लिपिड दोनों? तो कोशिका में जो उपस्थित होती है प्लाज्मा झिल्ली वो किससे निर्मित होती है? तो प्रोटीन और लिपिड दोनों से निर्मित होती है। अगला प्रश्न है बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, NaOH। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट। ये याद रखेंगे, इनका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा, इस तरह से आपको ध्यान में रखना है, NaHCO3। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में निश्चित रूप से उपस्थित होता है? हाइड्रोजन, क्लोरीन, सल्फर, सोडियम। तो सभी अम्ल में, सभी जितने भी एसिड हैं उन सब में होगा कौन सा? हाइड्रोजन। ये याद रखेंगे, कौन सा? हाइड्रोजन। अगला है प्राणियों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के संयोजी उत्तकों में वसा संग्रहित होती है? रेटिक्यूलोसाइट, एडिपोसाइट, कोन्ड्रोसाइट या फिर इनमें से कोई नहीं? तो जो प्राणी है, जीव है, जीव में जो संयोजी उत्तक होता है, संयोजी उत्तक में वसा संग्रहित होता है कौन सा? तो एडिपोसाइट। याद रखेंगे, एडिपोज उत्तक या वसा संयोजी उत्तक इसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए, ये कहां होती है? तो त्वचा के नीचे एवं किडनी के चारों तरफ वसा कोशिकीय के रूप में पाए जाते हैं। अगला है डीएनए के एक स्ट्रैंड से आरएनए में अनुवांशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? स्थानांतरण, प्रतिकृत्यन या अनुलेखन या उत्परिवर्तन? तो क्या हो जाएगा इसका? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। क्या होगा? ट्रांसक्रिप्शन या अनुलेखन। ये याद रखेंगे। अगला है किसी पिंड का पृथ्वी पर द्रव्यमान 6 केजी है, अगर इसके द्रव्यमान को चंद्रमा पर मापा जाए तो कितना होगा? 1 केजी, 1/6 केजी, 6 केजी से अधिक, 6 केजी। तो द्रव्यमान है तो ये चेंज नहीं होगा, द्रव्यमान नहीं बदलता है तो 6 केजी ही हो जाएगा। भार रहता तो 1/6 केजी हो जाता। ठीक है, अगला है क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, पानी का बहाव, जल की गहराई, तेल का पृष्ठीय तनाव। तो क्यूसेक में क्या मापा जाता है? तो क्यूसेक में मापा जाता है पानी का बहाव। याद रखेंगे, पानी का बहाव। अगला है 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करती है 10⁻⁻4 मीटर, 10⁻⁻6 मीटर, 10⁻⁻9 मीटर या 10⁻⁻12 मीटर। तो 1 माइक्रोन 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, अगला है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो निम्न में से क्या नहीं बदलता है? वेग, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य, अपवर्तनांक। तो एक माध्यम से दूसरे माध्यम पे जाने के बाद कौन सा चीज नहीं बदलेगा? तो वो आवृत्ति, और साथ ही साथ याद रखेंगे प्रकाश की कला भी नहीं बदलती है। ठीक है, चलिए, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, प्रकाश की कला। निम्नलिखित में से कौन जड़त्व के नियम को सही बताता है? न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, तृतीय नियम या ये सभी नियम? तो जड़त्व के नियम को न्यूटन का प्रथम नियम सही बताता है। ठीक है, अगला है सबसे छोटा जीव स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में समर्थ है, वो कौन सा जीव है? विषाणु, जीवाणु, माइकोप्लाज्मा या फिर बैक्टीरियोफेज? क्या होगा? माइकोप्लाज्मा। अगला है भारी जल वह जल होता है जिसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रह जाता है, जिसमें कैल्शियम एवं पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं। इसके बाद जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेता है या फिर जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो क्या होगा इसका आंसर? भारी जल वह जल होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित है? पेप्सिन, लाइपेज, इंसुलिन, एमाइलेज। तो एंजाइम मानव शरीर में स्टार्च के पाचन से संबंधित कौन सा है? तो वो है एमाइलेज। याद रखेंगे, एमाइलेज, आंतों में एमाइलेज द्वारा स्टार्च का पूर्ण पाचन होता है। ठीक है,
तो ये याद रखेंगे। प्रारंभ कहां से होगा, तो मुंह से ही स्टार्च का पाचन प्रारंभ हो जाता है। अगला है बाह्यमंडल में गैसों का संयोजन क्या है, हीलियम और हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हीलियम, या नियोन और हाइड्रोजन। तो बाह्यमंडल में गैसों का क्या संयोजन है, हीलियम और हाइड्रोजन, ये याद रखेंगे, हीलियम और हाइड्रोजन। अगला है इंडिया एनर्जी वीक 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है, इंडिया एनर्जी वीक 2024, हरियाणा, मध्य प्रदेश, गोवा या फिर बिहार। तो इसका आंसर है गोवा में, हरियाणा, याद रखेंगे। इंडिया एनर्जी वीक 2024 गोवा में आयोजित किया जा रहा है, और कुछ तथ्य हैं इसमें आप देख सकते हैं, ठीक है, इसे जरूर अवश्य पढ़ें आप लोग, ये ध्यान में रखेंगे। अगला है देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई, हैदराबाद, पटना, वाराणसी या जयपुर। तो देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहां रखी गई है, तो ये रखी गई है हैदराबाद में, हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है, वहां पे, ठीक है। अगला है नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया, एस जयशंकर ने, अनुराग ठाकुर ने, धर्मेंद्र प्रधान ने, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो नई दिल्ली के राष्ट्रीय बाल भवन में 2 दिवसीय उल्लास मेले का उद्घाटन किसने किया है, तो याद रखेंगे धर्मेंद्र प्रधान ने। किसने, धर्मेंद्र प्रधान, जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं, धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने उल्लास मेला 2 दिवसीय है। अगला है पहले बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है, बिम्स्टेक का एक्वेटिक्स चैंपियन है, वो भी पहला है, इंपोर्टेंट है, कहां किया जा रहा है, ढाका, कोलंबो, नई दिल्ली या काठमांडू। तो इसका आंसर है नई दिल्ली में, याद रखेंगे, बिम्स्टेक एक्वेटिक्स चैंपियनशिप, ठीक है। और अगला प्रश्न है मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है, मेरा गांव मेरी धरोहर, ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय या फिर संस्कृति मंत्रालय। तो मेरा गांव मेरी धरोहर प्रोग्राम किस मंत्रालय की एक पहल है, तो वो है संस्कृति मंत्रालय की एक पहल, ये याद रखेंगे, संस्कृति मंत्रालय की एक पहल है। अगला है हाल ही में किस राज्य विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया, उत्तर प्रदेश, आसाम, बिहार या उत्तराखंड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश किया गया कहां पे, तो उत्तराखंड में, ये याद रखेंगे, कहां पे, उत्तराखंड में। अब यहां उत्तराखंड के बारे में याद रखेंगे, सीएम पुष्कर सिंह धामी है, ठीक है। चलिए अगला है वर्तमान में, अच्छा एक चीज वहां पे आप और भी देखेंगे कि जो ये जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट जस्टिस रंजना देसाई की कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया, तो ये भी ध्यान में रखेंगे, जस्टिस रंजना देसाई कमेटी। अगला है वर्तमान में आरसीएस उड़ान योजना के तहत देश में कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं, आरसीएस योजना, उड़ान योजना के तहत कितने एयर रूट संचालित किए जा रहे हैं, 319, 419, 519, 619। इसका आंसर है 519, याद रखेंगे। क्षेत्रीय स्तर पर हवाई संपर्क योजना आरसीएस, पूरे देश का आम नागरिक, हर व्यक्ति जानता है, पूरे देश का आम नागरिक के तहत अब तक टोटल 519 एयर रूट का संचालन किया गया है, ठीक है। अगला है उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में, इंद्रू मल्होत्रा, रितु बाहरी या फिर रूमापाल हिमा कोहली। तो इसका आंसर है रितु बाहरी, ये याद रखेंगे। उत्तराखंड हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो न्यायमूर्ति रितु बाहरी। राज्यपाल भी याद रखेंगे नाम, उत्तराखंड के राज्यपाल कौन है, तो राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल जो रिटायर्ड हैं गुरमीत सिंह, गुरमीत सिंह का भी नाम याद रखेंगे उत्तराखंड के, ठीक है। अगला है द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड्स फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में किसे बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड दिया गया, बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट अवार्ड किसे दिया गया, हिंडाल्को, आरईसी लिमिटेड, आईओसीएल या टाटा पावर। तो बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में जो दिया गया वो किसे दिया गया है, आरईसी लिमिटेड, याद रखेंगे आरईसी लिमिटेड, ठीक है। ये है क्या आरईसी लिमिटेड, तो ये विद्युत मंत्रालय के तहत कार्यरत महारत्न उद्यम है, ये आरईसी लिमिटेड, ये याद रखेंगे। इन्हें ही द एसेट ट्रिपल ए अवार्ड फॉर सस्टेनेबल फाइनेंस 2024 में
प्रतिष्ठित बेस्ट ग्रीन बॉन्ड कॉरपोरेट पुरस्कार दिया गया। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा बना है? जर्मनी, पुर्तगाल, इटली या फिर फ्रांस? तो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? फ्रांस, ये याद रखेंगे। ठीक है, अगला है डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा बना है? ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, फ्रांस या फिनलैंड? तो डिजिटल शेंगेन वीजा जारी करने वाला यूरोपीय संघ का पहला देश कौन सा है? तो वो है फ्रांस, ये भी याद रखेंगे, दोनों फ्रांस ही है। अगला है ग्रैमी अवार्ड 2024 में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट, मिडनाइट्स, द रिकॉर्ड या फ्लावर्स? तो इसका आंसर है दिस मोमेंट, ये याद रखेंगे। दिग्गज भारतीय संगीतकार शंकर महादेवन और जाकिर हुसैन ने अपने एल्बम दिस मोमेंट, अब ग्रैमी अवार्ड, ग्रैमी ले आऊंगा, ग्रैमी अवार्ड में बेस्ट ग्लोबल म्यूजिक एल्बम का अवार्ड किसने जीता? दिस मोमेंट। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। अगला, हाल ही में स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? क्रिस्टीना कोच, एंड्रयू मॉर्गन, ओलेग कोनोनेंको या फिर स्कॉट केली? तो स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड किसने बनाया है? ओलेग कोनोनेंको, नाम इंपॉर्टेंट है, ओलेग कोनोनेंको, ओलेग कोनोनेंको, ये याद रखें। अब एक चीज, ये इसमें डेट भी पूछा जा सकता है कि कितना दिन तक ये रहे हैं, तो 878 दिन, लगभग 2.5 साल से अधिक समय तक अंतरिक्ष में रहने के साथ ही अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का नया विश्व रिकॉर्ड है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। कौन है व्यक्ति? ओलेग कोनेनको। अगला है राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद, रविशंकर प्रसाद, अशोक कुमार, इंदु कुमारी? तो नए एडवोकेट जनरल बने हैं, लेकिन फिर भी प्रश्न बन जाता है क्यों? क्योंकि इसका आंसर है राजेंद्र प्रसाद। तो राजस्थान के नए एडवोकेट जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेंद्र प्रसाद को। अगला है झारखंड के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? हेमंत सोरेन, अर्जुन मुंडा, चंपई सोरेन, दिकुराम सोरेन? तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री बने हैं चंपई सोरेन, ये याद रखेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा, ये पार्टी का भी नाम याद रखना है, जेएमएम, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा, जेएमएम, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, इसी के वो थे, इससे पूर्व जो थे हेमंत सोरेन, उनके जगह पे आप कौन बने हैं? चंपई सोरेन। अगला है किस राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग के तहत सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर को लॉन्च किया गया? सेल्फ बैलेंसिंग इलेक्ट्रिक स्कूटर, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब या उत्तराखंड? तो स्मार्ट पुलिसिंग के तहत उत्तराखंड में सेल्फ बैलेंसिंग, जो स्वतः अपने आप को क्या करे, बैलेंस कर लेने वाला इलेक्ट्रिक स्कूटर है ये। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। केंद्र सरकार ने लखपति दीदी योजना के लक्ष्य को बढ़ाकर कितना कर दिया है? लखपति दीदी योजना 3 करोड़, 3.5 करोड़, 4 करोड़ या फिर 4.5 करोड़? तो लखपति दीदी योजना का लक्ष्य को 3 करोड़ कर दिया गया है। कितना कर दिया गया है? 3 करोड़, ये याद रखेंगे। पहले कितना था? 2 करोड़ था, 1 करोड़ और बढ़ा दिया गया, पहले था 2 करोड़। ठीक है, लखपति बनाना है तो 3 करोड़ महिलाओं को यानी कि दीदियों को क्या करना है? लखपति बनाना है। ये महिलाएं जो दीदियां हैं ये क्या है? स्वयं सहायता समूह के मेंबर्स हैं। ठीक है, अगला है उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? रंजना प्रकाश देसाई, विनय रावत, साक्षी खुंडरी, विमल सक्सेना? तो उत्तराखंड यूनिफॉर्म सिविल कोड कमेटी के अध्यक्ष कौन है? तो रंजना प्रकाश देसाई, हम लोगों ने चर्चा किया है, तो रंजना प्रकाश देसाई याद रखेंगे। ठीक है, अगला भारतीय वायुसेना द्वारा एक्सरसाइज वायु शक्ति 24, वायु शक्ति 24 का आयोजन कहां किया जाएगा? वायु शक्ति 24 श्रीनगर, पठानकोट, जैसलमेर या इंदौर? इसका आंसर क्या है? जैसलमेर। ये कहां पे है? राजस्थान में, राजस्थान में जैसलमेर जिले में ये वायुसेना का ये युद्धाभ्यास है, वायु शक्ति 24। अगला है 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? 67th अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन वाराणसी, जयपुर, लखनऊ या फिर पटना? तो इसका आंसर है लखनऊ में। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया जा रहा है।
अगला है भारतीय क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल ने किस देश के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया था? ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका या वेस्ट इंडीज? तो यशस्वी जायसवाल ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ अपना पहला टेस्ट शतक बनाया है, ये भी याद रखेंगे। अगला है अखिल भारतीय अभियान नाम है हमारा संविधान हमारा सम्मान, हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़, राजनाथ सिंह, अमित शाह या एस जयशंकर? तो हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़। ये हैं कौन? तो उपराष्ट्रपति हैं। तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत के गणतंत्र दिवस के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय अभियान, नाम है अभियान का इंपॉर्टेंट है, हमारा संविधान हमारा सम्मान, हो सकता है नाम ही आपसे पूछ दे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखें। अगला आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किस खिलाड़ी ने जीता? डेविड वार्नर, शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव या ग्लेन मैक्सवेल? तो आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसने जीता है? तो सूर्य कुमार यादव ने। ये भी इंपॉर्टेंट है, आईसीसी मेंस T20 इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये आईसीसी के द्वारा दिया जा रहा है। T20 यानी 20 ओवर वाले फॉर्मेट वाले मैच में सबसे अच्छा क्रिकेटर एक साल, पिछले एक साल का कौन है? तो वो है सूर्य कुमार यादव, ठीक है। अगला है कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, जो कि मरणोपरांत दिया गया है, से सम्मानित किया जाएगा। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं ये, उत्तर प्रदेश के, बिहार के, मध्य प्रदेश के, हरियाणा के। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? बिहार के, ये याद रखेंगे, ठीक है। तो इन्हें चूंकि बिहार से संबंधित है और इन्हें भारत रत्न दिया गया है, तो इनके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, इनका डेट ऑफ बर्थ याद रखेंगे, 24 जनवरी 1924 को, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 24 जनवरी 1924 को समस्तीपुर बिहार में इनका जन्म हुआ था। अगला है भारत की मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा क्या है? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 7 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश या 6 डिग्री 8 मिनट उत्तरी अक्षांश? तो भारत की मुख्य भूमि की दक्षिण, मुख्य भूमि है ये, इसकी दक्षिण सीमा क्या है? तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश। और अगर आपसे पूछे भूमध्य रेखा से ऊपर कितने दूर है, अगर इस तरह का प्रश्न पूछे तो आपको याद रखना है, अगर आपसे पूछे कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 33 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी रेखांश के यानी देशांतर के बीच स्थित है, तो ये याद रखेंगे। अगला है भारत का प्रमाणिक समय उस स्थान का स्थानीय समय है जो स्थित है कहाँ पे? दिल्ली के समीप, कोलकाता के समीप, प्रयागराज के समीप या फिर भोपाल के समीप? इसका आंसर है प्रयागराज के समीप, ठीक है। इसे ही इलाहाबाद के नाम से जानते हैं। नैनी, वो स्थान भी कौन सा है? तो नैनी याद रखेंगे, ठीक है। अगला है भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर, 3124 किलोमीटर या 3412 किलोमीटर? तो उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई कितनी है? 3214 किलोमीटर, ये याद रखेंगे। पूर्व से पश्चिम तक की बोला जाए तो 2900, लगभग 32-33 किलोमीटर है। अगला है दुनिया का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? पूरे दुनिया का अगर बात की जाए तो टोटल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 110, लगभग 110 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 310 मिलियन वर्ग किलोमीटर, 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर या 810 मिलियन वर्ग किलोमीटर? अब 1 मिलियन बराबर 10 लाख, याद रखेंगे। अगर आपसे कोई बोले कि 1 मिलियन बराबर, तो आप याद रखेंगे 10 लाख, ठीक है। तो इसे 10 लाख से मल्टीप्लाई कर देंगे, उतना किलोमीटर हो जाएगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कितना? 510 मिलियन, 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर। अगर एग्जैक्ट डाटा याद रखना है तो 510.072 मिलियन वर्ग किलोमीटर। ऐसे आप सामान्य भाषा में आप याद रख सकते हैं 510 मिलियन वर्ग किलोमीटर, ठीक है। अगला है भारत का एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील की दूरी तक है? अब आप एक चीज याद नोटिस करेंगे कि ये जैसे भारत है, भारत के बाद आप इस प्रकार से रेखा आप लगा देंगे, ठीक है। तो एक रेखा जो है वो कितने किलोमीटर पे है? तो एक है 12 मील पे, ठीक है। फिर
उसके बाद 12 मील के बाद ये 24 नॉटिकल मील, ठीक है, और फिर 24 नॉटिकल मील के बाद 200 नॉटिकल मील, इस तरह से है, ठीक है। तो प्रादेशिक, इसके अतिरिक्त आपसे यहां पर आपसे पूछा रहा है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील दूर तक है, यही संलग्न के आगे कितने मील तक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 200 मील तक, ये याद रखेंगे। संलग्न क्षेत्र के आगे कितने मील तक है, तो 200 मील तक, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पे याद रखेंगे ये संलग्न, यहां से आपसे पूछा जा रहा है ये वाला कौन सा है, ये वाला लाइन क्या है, तो ये वाला लाइन है एकांतिक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। संलग्न क्षेत्र के आगे कितने मील तक है, तो ये है लगभग 200 मील तक, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे। ये वाला जो है ये है, ये कौन सा है, ये है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये 24 मील तक, ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा संलग्न क्षेत्र, क्या हो जाएगा, संलग्न क्षेत्र, ठीक है। ये हो जाएगा प्रादेशिक क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र। तो आगे यही प्रश्न है, आपको और अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा। तो अगर आपसे पूछे एकांतिक आर्थिक क्षेत्र संलग्न क्षेत्र के आगे कितने समुद्री मील तक है, तो 200 मील तक। लेकिन अगर आपसे पूछे भारत का संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील दूर तक है, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 24 मील तक। अब देखिए संलग्न क्षेत्र प्रादेशिक जल सीमा के आगे कितने समुद्री मील तक है, यहां पे आप देखेंगे प्रादेशिक, प्रादेशिक क्षेत्र कहां तक है, तो यहां तक है 12 मील तक है। अब 12 मील के बाद 24 मील वाला जो ये वाला जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये है संलग्न क्षेत्र, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा आंसर 24। अब अगला प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, अगला प्रश्न है भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितने समुद्री नॉटिकल मील तक है। तो प्रादेशिक जल सीमा यानी कि यहां से बात की जा रही है कि समुद्र तट से, समुद्र का तट से ही कितना दूर तक है, तो ये कितना तक हो जाएगा 12 मील तक, ठीक है। अगला प्रश्न है संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है, 33%, 43%, 53% या 63%। तो कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान, मैदान कितने प्रतिशत पे है भारत के, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान, ये याद रखेंगे। मैदान अगर पूछा जा रहा है मैदान का विस्तार कितना है, तो 43%, कितना है 43%। इसके बाद कितना बच जाता है, आगे हम लोग देखते हैं प्रश्न में, संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है। तो पठार अगर बात की जाए तो ऑप्शन है 17.7%, 27.7%, 33.7%, 46.7%। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 27.7%, ये याद रखेंगे, यहां पे है पठार। अब आपसे पठार पूछ दिया तो 27.7%, अगर आपसे मैदान पूछा था तो आपको मैदान पूछा था तो 43%, मैदान 43% और ये 27.7% पठार, ठीक है। अगला है कि संपूर्ण भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर पर्वत और पहाड़ियां पाई जाती है, पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार पाया जाता है 19.3, 29.3 या 39.3 या 49.3%। तो क्या हो जाएगा 29.3%, ठीक है। तो अब एक कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 29.3%, 29.3% पर्वत और पहाड़ियां हैं। इसके अतिरिक्त 27.7% क्या है पठार है, और इन दोनों को जोड़ेंगे और इसके अतिरिक्त और एक प्लस करेंगे कितना 43%। तो 43% जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 100%, यानी कुल भौगोलिक भारत का 100% में से 43% क्या है मैदान है। इसके बाद 27.7% क्या है, ये क्या है 27.7% पठार, क्या है पठार है, और 29.3% क्या है पर्वत और पहाड़ियों का विस्तार है। अगला है भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है। तो आत्मा की आख्या प्रदान की गई किस भाग को, प्रस्तावना को, मौलिक अधिकार को, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को, या फिर संविधान के सभी अनुच्छेदों को। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रस्तावना को, संविधान की आत्मा प्रस्तावना। अगला है भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था, प्रस्तावना पर, मूल कर्तव्य पर, मौलिक अधिकार पर या नीति निर्देशक तत्वों पर। तो संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था, ये याद रखेंगे प्रस्तावना पर। अगला है गणतंत्र होता है, गणतंत्र क्या होता है, हम लोगों ने 26 जनवरी को मनाया गणतंत्र दिवस,
केवल एक लोकतांत्रिक राज्य, अध्यक्षीय पद्धति शासन वाला राज्य, संसदीय पद्धति शासन वाला राज्य, या राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। तो गणतंत्र का मतलब ही क्या होता है? राज्य जहां पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, यानी चुनाव के माध्यम से। अगला है, निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन संविधान की उद्देशिका में किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक, प्रभुत्व संपन्न और लोकतांत्रिक, समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष, या धर्मनिरपेक्ष और गणतंत्र। तो ये याद रखेंगे, 42वें संविधान संशोधन के तहत समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष इन दोनों को क्या किया गया था? मिलाया गया था, समावेशन किया गया था, जोड़ा गया था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुत्व संपन्न, लोक कल्याण। तो भारत के संविधान की उद्देशिका में कौन सा नहीं है? तो लोक कल्याण नहीं है, ये याद रखेंगे। हालांकि संविधान के अनुच्छेदों में आप जब जाएंगे तो वहां पर लोक कल्याणकारी राज्य की जो है वो आपको वो बताई गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में आपको देखने को मिल जाएगा, लेकिन उद्देशिका में ये नहीं स्पष्ट रूप से लिखा है कहीं कि लोक कल्याण। ठीक है। अगला है, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है? अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुनिश्चित करना, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना, सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या होता है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना, कमजोर वर्ग जो है उनके कल्याण का प्रबंध करना, ना कि अधिकतम संख्या का अधिकतम कल्याण सुरक्षित करना, सुनिश्चित करना, या फिर सभी नागरिकों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना। अगला है, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सेकुलर, एकेश्वरवाद, बहुदेववाद, सभी धर्मों की अस्वीकृति, सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। तो सेकुलर शब्द का अर्थ क्या होगा? तो सेकुलर शब्द का अर्थ है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। ये शब्द का यूज किया गया है भारत में, ये याद रखेंगे। सभी धर्मों की अस्वीकृति नहीं है, अस्वीकृति नहीं है। सरकार क्या है यहां पर, आप अगर देखेंगे तो यहां पर सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता है। कभी हम इस टॉपिक पे भी डिस्कस करेंगे। तो सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता, और फ्रांस में क्या है? नकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। तो भारत में है सकारात्मक धर्मनिरपेक्षता। ठीक है। तो यहां पर सरकार क्या करती है, राज्य क्या करती है? लोगों को धर्म और उपासना की स्वतंत्रता देती है। ठीक है। अगला है, समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक नियंत्रण, राष्ट्रीयकरण, सामाजिक न्याय, या फिर सामाजिक स्पर्धा। तो समाजवाद का क्या अर्थ होता है? सामाजिक न्याय। एक प्रकार से सामाजिक न्याय ही क्या है? समाजवाद। ठीक है। समाजवाद मतलब क्या हुआ? समाज को बराबर करना, इक्वल करना। ठीक है। तो सामाजिक न्याय के माध्यम से ही इक्वल हो सकता है। अगला है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची यूएसए, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। तो समवर्ती सूची ली गई है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है किससे? लौकिक सार्वभौमिकता है, ये कैसे स्पष्ट हो रहा? हम भारत के लोग शब्द से, जनता के जनतंत्र शब्द से, जनता के लोकतंत्र शब्द से, प्रजातांत्रिक भारत शब्द से। तो क्या होगा आंसर? हम भारत के लोग। ये जो शब्द है यही क्या बता रहा है कि यहां पर लौकिक सार्वभौमिकता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। अगला है, भारत का सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक कौन सा? यूनाइटेड कॉमर्शियल बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, या बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सबसे बड़ा व्यावसायिक बैंक है भारतीय स्टेट बैंक, एसबीआई। इसके बाद है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, या चेन्नई। तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय है मुंबई में। अगला है, भूमि विकास बैंक का कार्य क्या है? भूमि विकास बैंक का दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, अल्पकालिक ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना, बड़े उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना, लघु उद्योगों को ऋण उपलब्ध कराना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? भूमि विकास बैंक ये किसानों को लोन देती है, लेकिन ये दीर्घकालीन लोन देती है। यानी क्या हो जाएगा आंसर? दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराना। ठीक है, इसके बारे में कुछ और भी फैक्ट हैं, आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, इसे भूमि बंधक बैंक भी कहा जाता है। अगला है, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक का मुख्यालय अहमदाबाद, चेन्नई, मुंबई, या फिर लखनऊ। इसका आंसर क्या होगा? लखनऊ में। याद रखेंगे, यूपी की राजधानी लखनऊ में स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक,
ठीक है, सिडबी। अगला है अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? शहरी गरीबों को दूर करना, अल्पसंख्यक को उन्नत करना, अनुसूचित जातियों के जीवन स्तर में सुधार करना, या फिर गरीबों में सबसे गरीब की मदद करना। तो अंत का उदय करना, यानी अंत में गरीबों में भी सबसे गरीब जो है उसका उदय करना। क्या होगा? गरीबों में सबसे अधिक का उदय करना। अगला है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? हैदराबाद तेलंगाना में, पुणे महाराष्ट्र में, कोलकाता पश्चिम बंगाल में, या फिर अहमदाबाद गुजरात में। तो भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे महाराष्ट्र में, ये याद रखेंगे। अगला है भारत रत्न से सम्मानित होने वाली भारत की पहली यानी प्रथम महिला कौन थी जो भारत रत्न से सम्मानित हुई थी? श्रीमती इंदिरा गांधी, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। तो यहां नोबेल से कंफ्यूज नहीं करना है, मदर टेरेसा वाला आपको याद रखना है कि भारत रत्न सबसे पहले किसे मिला है? श्रीमती इंदिरा गांधी जी को। ठीक है, अगला है भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? सुचिता कृपलानी, इंदिरा गांधी, राबड़ी देवी, सरोजिनी नायडू। यहां भी कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बिहार की प्रथम महिला मुख्यमंत्री बोला जाए तो राबड़ी देवी। अगर भारत की बोला जा रहा है इसका मतलब क्या है कि भारत में जितने भी राज्य हैं उन सब में सबसे पहला मुख्यमंत्री का पद संभालने वाली जो महिला थी वो कौन थी? वो थी सुचिता कृपलानी। ठीक है, ये याद रखेंगे सुचिता कृपलानी। और साथ ही साथ ये तो सीएम बनी थी यूपी की, इसके साथ ही साथ सरोजिनी नायडू ये बनी थी राज्यपाल, वो भी कहाँ की? यूपी की। तो ये दोनों याद रखेंगे। अगला अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 10 मार्च, 9 मार्च, 11 मार्च या 8 मार्च? इसका आंसर है 8 मार्च को। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और अगला प्रश्न है असम राज्य की राजधानी का क्या नाम है? गुवाहाटी, सिलचर, गंगटोक, दिसपुर। तो असम राज्य की राजधानी है दिसपुर, याद रखेंगे। कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है तो गंगटोक, गुवाहाटी, सिलचर में। अगला प्रश्न है यदि एक वस्तु के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में 10:11 का अनुपात है तो लाभ प्रतिशत क्या है? अब इसका आंसर मैं बता देता हूं। अगर आपको दे दिया कि सीपी और एसपी, सीपी आपको बोल दिया 10 है, यानी कि जो खरीदा वो कितना में खरीदा है? 10 रुपया में, और बेच कितना में रहा है? 11 रुपया में। यानी कि इसको लाभ कितना हो रहा है? लाभ 1 रुपया का लाभ हो रहा है। किस पर? तो हमेशा याद रखेंगे सीपी पर, यानी 10 पर। तो कितना परसेंट हो जाएगा? तो 100 से गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा? 10%। क्या हो जाएगा? 10%। अगला है एक कार्य को कुछ लोग 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, इससे आधे कार्य को इन लोगों से दुगुने लोग पूरा करेंगे कितने दिनों में? जैसे एक कार्य को जैसे आपको बोल दिया गया है कि एक्स लोग, कुछ लोग है, तो यानी कि एक्स लोग है, एक्स लोग एक कार्य को 12 दिन में करते हैं। कितना दिन में करते हैं? 12 दिन में करते हैं। ठीक है, अब आपको बोला जाए कि एक लोग कितना दिन में करते हैं? एक लोग वही एक कार्य को तो 12x दिन में करेंगे। कितना करेंगे? 12x दिन में करेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। अब आपसे क्या पूछा जा रहा है कि इससे आधे कार्य को इन लोगों से दुगुने लोग, यानी कि अब बोला जा रहा है कि दुगुने लोग, तो x लोग पहले था, अब दुगुना 2x लोग है। 2x लोग अब आपसे बोला जा रहा है, अब कार्य आधा हो गया है। अब कार्य आधा हो गया है तो क्या हो जाएगा? अब कार्य आधा हो गया है तो टोटल 12 गुना 1/2/2x क्या हो जाएगा? 12 गुना 1/2/2x। तो आप इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दिन। याद रखेंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर? 3 दिन। ठीक है, याद रखेंगे 12x गुना 1/2/2। तो 2x से x कट जाएगा, 2 से 6 और 3 से 6। चलिए ये ध्यान में रखेंगे। अगला है एक रेलगाड़ी चंडीगढ़ से 4 बजे शाम में चलती है, पानीपत 7:30 बजे शाम में पहुंचती है। यानी कि ये इसे कितना टाइम लगता है? 3 घंटा 15 मिनट का इसे टाइम लगता है। 3 घंटा 15 मिनट का टाइम लगता है। रेलगाड़ी की औसत गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 3 घंटा जाने में इसे 120, 4×3=12, 120 किलोमीटर चला होगा 3 घंटा में। और 15 मिनट में कितना चला होगा? अगर 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कि 60 मिनट में 40 किलोमीटर चल रहा है, तो 15 मिनट में कितना चलेगा?
तो 15 चौके 60, तो 10 चौके 40, यानी कि 10 किलोमीटर। ठीक है, अब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 130। तो चंडीगढ़ और पानीपत के मध्य की दूरी कितनी है, तो 130 किलोमीटर। ठीक है, अगला है, दो विद्यार्थियों में 12 एक जैसी कलम बांटने के कितने तरीके होंगे यदि प्रत्येक को कम से कम 2 कलम मिलना आवश्यक हो। अब 12 कलम है, टोटल कितना कलम है, 12 कलम है, और 2 विद्यार्थी है, माना कि ए और बी विद्यार्थी है, बोला जा रहा है कि कम से कम 2 तो मिलना ही है, तो कम से कम 2 मिलेगा। ठीक है, अगर 2 मिलेगा तो एक को 2 मिलेगा तो दूसरे को कितना मिलेगा, 10 मिलेगा, तब तो 12 होगा। ठीक है, इसी तरह 3, इधर 9, 4, 8, 5, 7, 6, 6, 12। ठीक है, इधर इधर आप आ जाएंगे 7, तो इधर 5, इधर 8, इधर 4, इधर 9, ठीक है, इधर 3, इधर 10, इधर 2। अब एक तो आ नहीं सकता, तो टोटल कितना हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो टोटल कितना तरीका हो जाएगा, 9 तरीका। ठीक है, अगला प्रश्न है, श्रेणी 1, 3, 9, 15, 25, 35, 49 का अगला पद क्या होगा, 60, 61, 62 या 63। तो यहां पे कितना है, 1, यानी 1 का स्क्वायर है 1। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो यहां पर 3 देखेंगे, ये किसका है, तो 2 का स्क्वायर में से 1 चला जाएगा यहां पर। ठीक है, इसी तरह से 3 का स्क्वायर 9, फिर 15 में जब देखेंगे तो 4 का स्क्वायर में से 1 कम हो गया है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर अगर देखेंगे तो 25, लेकिन 35 का देखेंगे तो 6 का स्क्वायर छठा के 36 -1 किया गया है यहाँ पे। इसी तरह से 49 देखेंगे तो आपको अगला पद पूछा जा रहा है कितना होगा, 49 का क्या होगा, 7, 7, 49, 7 का स्क्वायर। फिर अगला आपसे पद पूछा जा रहा है, यानी कि आपसे पूछा जा रहा है कि 8, 8, 64, 8, 8, 64 -1, यानी कि 63, कितना हो जाएगा, 63, याद रखेंगे। अगला है, यदि वृत्त ए और वृत्त बी की त्रिज्या 1.5:1 के अनुपात में है तो वृत्त ए और बी के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। अब वृत्त की त्रिज्या क्या है, वृत्त की त्रिज्या है 1.5:1। वृत्त का क्या होता है फॉर्मूला क्षेत्रफल का, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इधर भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। दोनों का वृत्त, दोनों वृत्त ही है तो दोनों का वृत्त ही। अब यहां पर पाई तो वही होगा, पाई से पाई काट देंगे। ठीक है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, तो यहां पर अगर इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो 15 का स्क्वायर ऐसे डायरेक्ट अगर करते हैं तो 225 होता है, यानी कि 2.25 होगा। ठीक है, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 ही रहेगा। तो अगर आपसे पूछा जाए तो 2.25:1, 2.25:1। ठीक है, अगला, एक संख्या को 114 से भाग करने पर शेष 21 शेषफल बचता है। एक संख्या है कोई, उसे अगर 114 से भाग करते हैं तो बोला जाता है कि 21 जो है वो शेषफल बचता है। ठीक है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। अगर उसी संख्या को 19 से भागा करेंगे तो उस संख्या को छोड़िए, पहले हम इसी को 114 को क्या करेंगे, 19 से डिवाइड करके एक बार चेक करेंगे कि क्या ये कटता है, तो 19 से कट जाता है। ठीक है, अगर 19 से कट जाता है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, 21 में से 19 को घटा देंगे। क्या करेंगे, 21 में से 19 को, जो शेषफल है दोनों को घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 19, 20, 21, यानी कि 2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2। अगला, एक परिवार में एक पिता व एक माता की औसत आयु, यानी फादर है और मदर है, दोनों की जो औसत आयु है वो कितनी है, 36 वर्ष है। तो यानी कि फादर और मदर का जो एज है वो कितना हो जाएगा, फादर प्लस मदर का एज कितना हो जाएगा, 72। कितना हो जाएगा, 72। अब पिता माता व उनकी एकलौती बेटी की औसत आयु 28 वर्ष है। पिता माता और उसकी एकलौती बेटी, यानी कि फादर प्लस मदर प्लस डॉटर, यानी कि यहाँ पे 3 है, इसका कितना हो जाएगा, 28। तो 28 को 3 से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 तिया 24, 4 2 3 दूने 6 7 8, यानी कि 84। तो यानी कि माँ और पिता के
के उम्र को अगर देखेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 72 आएगा। माँ पिता और पुत्री की उम्र को जोड़ेंगे तो 84 आ जाएगा। तो पुत्री का अगर आपसे, बेटी की आयु आपसे मांगा जा रहा है तो 84 माइनस 72 कितना होता है? 72 10 82 2 84, यानी कि 12 वर्ष। क्या होगा? 12 वर्ष। यदि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 120 है तो उन संख्याओं का योग क्या होगा? 3 क्रमागत संख्या, यानी कि अब मान के चलते हैं a है, फिर है a+1, फिर है a+2। ठीक है, तो ये याद रखेंगे क्या है? a+1 और a+2। अगर ये दे दिया है तो यानी कि अगर ऐसे देखेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 5 और वो 6, इन तीनों को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा? 120। यानी कि 4 + 5 + 6 बराबर कितना आ जाएगा? 120। ये याद रखेंगे। ठीक है, अगर 4 5 और 6 को जोड़ेंगे कितना आएगा? 4 5 4 9 6, 9 6 कितना होता है? 9 6 5 4 9 6 15। तो टोटल आंसर क्या आ जाएगा? 15। याद रखेंगे क्या आ जाएगा आंसर? 15। और लास्ट क्वेश्चन है कि x² - y², x² - y² का फॉर्मूला का क्या होता है? x + y × x - y, यही है फॉर्मूला। अब क्वेश्चन है कि x² - y² बराबर 7 है और x - y बराबर 1 है। ठीक है, तो यानी कि अगर हम डायरेक्ट ये बोले कि x + y × x - y बराबर क्या है? 7, डायरेक्ट बोले। ठीक है, और एक और दे दिया है x - y बराबर 1 है, तो x - y बराबर 1 है, ये बोल ही दिया है, तो यानी कि x + y बराबर भी 7 हो जाएगा। अगर ये 1 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही रह जाएगा, यानी कि x + y बराबर भी क्या है? 7। ये याद रखेंगे। ठीक है, और x - y बराबर क्या है? 1। x - y बराबर क्या है? 1। अगर दोनों को काटेंगे तो 2x बराबर 8 और x बराबर 4 आ जाएगा। अब यही इसी को 1 में रख देते हैं, यानी कि x + y बराबर जो था 7, अब इसमें x की जगह पे 4 रख देते हैं तो y बराबर कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, आपसे पूछा क्या कि आयत की लंबाई, अब आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई क्रमशः x सेंटीमीटर और y सेंटीमीटर है। x सेंटीमीटर है और y सेंटीमीटर। x कितना आया था? 4, और y कितना आया था? 3। तो एक है 4, एक है 3। तो आपको ये वाला पूछ रहा है ये कितना है। ठीक है, तो ये कितना है? तो आप जानते होंगे कि √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कर देंगे, 3 3 9, 4 चौके 16, 16 9 25, यानी कि √25 बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या हो जाएगा? 5 सेंटीमीटर। तो आज का यह सेट यहीं समाप्त होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।